जब 111 फूकिंग शिट। अग्नि ने जैसे ही लीजा के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा, ईज़र के जबड़े तक हिल गए। वो दर्द से कराहते हुए जोर से चीखी। उसका गाल पूरा गर्म हो चुका था और अग्नि के हाथ से उसके गाल पर लाल नहीं बल्कि काले निशान छप चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे अग्नि के एक थप्पड़ से ही उसके चेहरा पर नील पड़ गया हो। लीजा की आंखों में आंसू आ गए। वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, यू स्लैप्ड मी। अग्नि ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके बालों को कसकर मुट्ठी में पकड़कर जोर से खींचते हुए बोला, अभी तो सिर्फ एक थप्पड़ लगाया है, चाहन तो अभी तुम्हें जान से मार दम। विलियम नेवर गोना नो की वेयर द हेल आर यू। महेम, क्या लगता है कि मुझे पता नहीं तुमने अभी अभी क्या किया? लीजा रोते हुए बोली, व्हाट हैव डन। अग्नि दांत पीसते हुए बोला, इश्क, एक्सीडेंट, प्लान, निंग प्लॉटिंग, you're doing this. You know what I never thought you will do this cheap tactics. उसको बात सुनकर लीजा को समझ आ चुका था कि अन्नी किस बारे में बात कर रहा है। जिस तरह से अग्नि ने उसे पकड़ रखा था, उसे हद से ज्यादा दर्द हो रहा था। उसके होंठ तक कांप रहे थे। वो अग्नि की आंखों मन देखते हुए बोली, यू इन लव विद दैट ब्लडी बिच। उसके मुंह से इश्क के लिए ये अल्फाज सुनते ही अन्नी ने उसके जबड़े को कसते हुए अपने हाथ में भींच लिया और बोला, डोंट यू डरे टू से अ वर्ड अबाउट हर, अदरवाइज। बोलकर अन्नी ने गुस्से से उसे धक्का देता हुए छोड़ा। लीजा का पूरा जबड़ा दर्द करने लगा। वो हैरानी से अन्नी को देखते हुए बोली, व्हाट शी इज गिविंग टू यू। ऐसा भी वो क्या दे रही है तुम्हें जो तुम उसके लिए इतना पागल हो? तुम्हारा ये पागलपन तो मैं अपने लिए देखना चाहती थी। जस्ट लव योर दिस मैडनेस, पर ये मडनेस मेरे लिए नहीं है। क्यों? क्या मैं तुम्हें वो नहीं देती जो वो दे रही है? ऐसा क्या स्पेशल है उसमें? बोलते हुए उसकी आंखें एकटक अग्नि के चेहरे पर टिकी हुई थी। अग्नि गुस्से से बोला, यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ ही। कुछ भी नहीं हो तुम उसके सामने। लीजा हैरानी से उसे देखती रही, लेकिन फिर अचानक उसके चेहरे पर सेडिक्टिव स्माइल आ गई। वो जल्दी से अग्नि के पास आए और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर सेडिक्टिव वर्ड्स बोली, यू आर सेइंग दिस किन की बहुत दिनों से मैंने वो नहीं किया जो तुम हमसंद है, बट डोंट बी अप सेट नाउ, आई विल सेटिस्फाई यू। बोलते हुए उसने अग्नि को धक्का दिया तो अग्नि जाकर सोफे पर गिरा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लीजा उसे इस तरह से धक्का देगी, तो वो सोफे पर बैठने की पोजीशन में आ चुका था। लीजा तुरंत से नीचे घुटनों के बल जमीन पर बैठी और से डक्टव नजरों से उसे देखते हुए बोली, नो व्हाट यू वांट। बोलते हुए उसके हाथ अग्नि के घुटनों पर चल रहे थे। उसने अब अपना हाथ अग्नि की पेंट पर रखा और आगे बढ़ने लगी, लेकिन अग्नि ने अपना शूज उसके कंधे पर रखा और उसे जोर से धक्का दिया। अगले ही पल अग्नि उस सोफे से उठ चुका था। लीजा हैरानी से उसे देखती रही। अग्नि तुरंत उसके पास आया। आइज़ा अभी भी नीचे जमीन पर थी। अग्नि पैरों के बल नीचे जमीन पर बैठा और एक बार फिर से उसने लीजा को उसके बालों से पकड़ा और बोला, दिस इज द डिफरेंस, यू आर अ हॉरन, शी इज माई वाइफ। इश्क अग्नि सिंह राथलोक, नाउ यू अंडरस्टैंड। बोलकर उसने एक बार फिर से धक्का देते हुए आइज़ा को छोड़ा। लीजा दर्द से चीखी, लेकिन अग्नि ने एक नज़र ढंग से भी उसे नहीं देखा और अपनी जगह से उठकर रूम से बाहर निकल गया। आइज़ा नीचे जमीन पर अपने हाथ रखे हुए अभी भी वहीं पर बैठी थी। गुस्से से वो हद से ज्यादा कांप रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त इश्क के लिए नफरत की एक आग जल रही थी। वो गुस्से से कांपते हुए बोली, आई विल किल यू ब्लडी बिच। तुमने मुझसे मेरे फायर को छीन लिया। विल किल यू ब्लडी बिच। बोलते हुए वो उसने अपने बालों को जोर से पकड़ा और गुस्से से दांत पीसती रही। इश्क रूम के अंदर आए और अंदर आते ही वो सीधा वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में जाते ही उसने शावर ऑन किया और यूं ही कपड़े पहने हुए शावर के नीचे खड़ी हो गई। उसकी आंखों के सामने अभी कुछ देर पहले जो हुआ वो चल रहा था। भले ही उसने जाहिर नहीं किया, लेकिन उस एक पल ने उसकी जान एक बार नहीं बल्कि 1000 बार निकाल ली थी। वो अच्छे से जानती थी कि उसे अग्नि से दूर तो जाना है, लेकिन इतनी जल्दी और इस तरह से ये सोचकर ही उसकी रूह कांप रही थी। पर फिर भी उसने किस्मत पर सब कुछ छोड़ दिया था। किस्मत अग्नि को वहां पर लेकर आए, लेकिन फिर अग्नि ने गाड़ी में उससे जो कुछ कहा, उसके बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे काश अग्नि वहां पर आता ही नहीं। उसकी आंखों के सामने अन्नी का चेहरा था जो उससे बोल रहा था, तुम्हारी जान क्या बचा ली? तुमन लगने लगा कि तुम्हारी जान की मेरी नजरों में कोई कीमत है नहीं एंग्री बर्ड, बिल्कुल भी नहीं।
शावर का पानी इश्क के चेहरे पर गिर रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसकी आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। वो रोते हुए बोली, नहीं सुनना मुझे आपके मुंह से अपने लिए इजहार, क्योंकि अब वो ख्वाहिश नहीं रही, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कुछ भी बोलकर आप मेरे दिल दुखाएंगे। अगर मुझे कुछ पलों का सुकून नहीं दे सकते तो ये तकलीफ भी तो मत दीजिए। आपने बोल दिया कि आपको मेरे जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर नहीं फर्क पड़ता तो अपने दुश्मनों को दिखाने के लिए ही सही, लेकिन कोई अपनी जान दांव पर तो नहीं लगाता। एक पल की खुशी मिली थी मुझे कि चाहे बहुत देरी से ही सही, लेकिन इस दुनिया में कोई एक इंसान तो ऐसा आया जिसने मेरे बारे में सोचा। नहीं तो यहाँ किसने ही मेरे बारे में कभी सोचा है। बोलते हुए उसकी आंखों के सामने एक औरत दिखाई दे रही थी जो बुरी तरह से आग में जल रही थी। अचानक ही उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा। उसकी सांसें तेजी से गहरी हो गई और उसके सिर में बहुत तेजी से दर्द उठा। उसने अपने सर को कसकर पकड़ लिया और बुरी तरह से कांपने लगी। आंखों से आंसुओं की कुछ आखिरी बूंदें गिरी और वो भी उनके साथ ही नीचे जमीन पर गिरने लगी, लेकिन अग्नि ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। इश्क उसकी बाहों लुक गई। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। अन्नी ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कुछ पल उसे देखा ही रह गया। शावर का पानी अभी भी इश्क के चेहरे पर गिर रहा था। उसके वो गुलाबी से होंठ जिन पर पानी की बूंदें लगातार गिर रही थी, वो जैसे इस वक्त दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा हो। अग्नि इश्क को ऊपर उठने की बजाय खुद इस तरह से खड़ा हुआ जैसे वो उसकी बाहों झूल रही हो। वो इश्क के ऊपर ही झुका हुआ था। वो अपनी नजरें इश्क के होठों से हटा ही नहीं पा रहा था। तभी एक आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, आपने मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगा दी थी। अगर आपको मुझसे फर्क ही नहीं पड़ता तो क्यों किया मेरे लिए इतना कुछ। अभी इस इश्क को रुला रहे हैं ना आप, एक दिन आप इस इश्क के लिए रोएंगे। अग्नि उसे देखते हुए बोला, अग्नि सिंह राठौड़ को इस दुनिया में सिर्फ कुछ लोगों के जीने मरने से फर्क पड़ता है और तुम उनमें से एक हो। मैं कभी कुछ होने नहीं दूंगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे कहूंगा कि मैं तुम्हें प्यार करता। हम नेवर ही विल नेवर से दिस। तुम जो हो बस हो, पर इजहार तो कभी नहीं होगा और ना मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि अग्नि सिंह राठौड़ को पता नहीं कि प्यार मोहब्बत खेल क्या है? ये एक ऐसा खेल है जिसमें इंसान कभी नहीं जीत सकता। खेलने वाला सिर्फ खेल नहीं खुद को हार जाता है, और अग्नि राठौर हारने के लिए नहीं बना। तुमसे प्यार तो मैं नहीं करूंगा, बट यू मैटर्स टू मी, आई डोंट नाउ। ये जो हैम्बस है, बोलते हुए उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। वो इश्क के चेहरे पर झुका और उसके होठों को हल्का सा चूम लिया। उसके चेहरे से हटने के बाद उसने इश्क को पूरी तरह से अपनी गोद में उठाया और उसे बाहर लेकर आया। फिलहाल इश्क एक टॉवल में लिपटी हुई थी। अग्नि ने वॉशरूम में ही उसके कपड़े उतार दिए थे। बाहर आकर उसने इश्क को सोफे पर लिटाया और क्लोजेट की तरफ गया। क्लोजेट में से इश्क के लिए एक नाइट सूट निकालकर वो वापस इश्क के पास आया और इश्क को कपड़े पहनाए। उसने इश्क को बेड पर लिटाया और पारस को डॉक्टर भेजने के लिए कहा। कुछ ही देर में डॉक्टर अम्नी के रूम के बाहर थे। अंदर आकर डॉक्टर ने इश्क का चेकअप किया। उसे देखते ही वो सब कुछ समझ चुके थे। उनके चेहरे पर परेशानी और निराशा दोनों ही झलक रही थी। उसी वक्त अग्नि का फोन बजा। फोन की तरफ देखते हुए अन्नी के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। अग्नि ने कॉल रिसीव किया तो सामने से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर अन्नी डेविल वॉइस में बोला, किल हिम, जस्ट किल हिम। एक इंसान इस दुनिया से कम हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता, ना इस दुनिया को और ना मुझे। बोलते हुए उसके चेहरे में जैसे एक राक्षस नजर आ रहा था। डॉक्टर बस उसे देखता ही रह गया। अग्नि ने जैसे ही डॉक्टर की नजरें खुद पर देखी तो उसकी आंखें गहरी हो गई। उसने साइड टेबल पर रखा हुआ अपना पिस्टल उठाया और डॉक्टर की तरफ फोन करते हुए बोला, जो करने आए हो वो करो और दफा हो जाओ यहाँ से। इधर उधर की बातें सुन तो ली तुमने, लेकिन अगर किसी के सामने मुंह खुला तो खुला का खुला रह जाएगा। बोलते हुए उसकी आंखों में वार्निंग साफ दिखाई दे रही थी। डॉक्टर का गला सूखने लगा। वो अम्नी से इश्क के बारे में बात करना चाहते थे क्योंकि वो इश्क को अच्छी तरह से जानते थे। वो अन्नी को कुछ बताना चाहते थे, लेकिन अन्नी को देखकर अब उसे कुछ बताना तो दूर, वो खुद डर से बहुत ज्यादा कांपने लगे थे। उन्होंने जल्दी से SHQ को इंजेक्शन लगाया और अग्नि को कुछ ही देर में उसके होश में आने का बताकर वहां से चले गए। डॉक्टर के जाने के बाद अग्नि ने अपनी पिस्तौल बेड पर फेंकी और बालकनी में चला गया।
बालकनी में जाकर उसने सिगरेट पीना शुरू किया। उसकी नजरें इश्क पर थी। तभी एक बार फिर से उसका फोन बजा। इस बार पारस का कॉल था। अग्नि ने कॉल रिसीव किया। सामने से पारस बोला, बॉस, मुझे आपसे कुछ कहना है। अग्नि सख्त आवाज में बोला, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई? पारस तुरंत से बोला, नहीं बॉस, बात थोड़ी पर्सनल है। मीन इश्क मैम से रिलेटेड है। अग्नि उसकी बात सुनकर हंसा और बोला, तुम जानते हो, हर मालिक के पास एक वफादार कुत्ता होता है, लेकिन जब वो वफादार कुत्ता अपने कुत्ते की औकात भूल कर अपने मालिक के ज्यादा करीब आने की कोशिश करे तो मुझ जैसा मालिक उस कुत्ते के पटे से ही उसका गला घोंट देता है। अगर मेरा काम संभालने में प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ, तुम्हारे लिए कुत्ते की साइज की एक कब्र बनवा दूंगा, और मेरी फिक्र मत करना, मेरे पास कुत्ता और भी बहुत है। सामने से पारस ने सॉरी बॉस कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अग्नि ने गहरी नज़र से इश्क की तरफ देखा और बोला, कहा था मैंने तुमसे दूर चली जाओ मुझे, लेकिन तुम्हें तो मेरे साथ रहना था, मुझे चैलेंज करना था। अब तुमसे वो चैलेंज जीतने के लिए हैव टू फेस एवरी फूकिंग शिट पर सिर्फ 1 महीना अब, और उस 1 महीने के बाद मैं साइड करूंगा कि तुम कहाँ जाओगी। बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दोनों थे। तभी एक पल के लिए जैसे अग्नि की हार्ट बीट रुक गई। एल्शा बेहोशी की हालत में ही बेड पर लेटी हुई कांप रही थी, पर बड़बड़ाने लगी थी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, प्लीज मत जाओ। अम्नी ने जलती हुई सिगरेट अपने हाथों में ही मसल कर बुझा दी और नीचे गिराकर जल्दी से एसएचक्यू के पास आया। जब 112 तलब का इलाज इश्क बेहोशी की हालत में ही बेड पर इधर उधर करवट ले रही थी। उसका पूरा जिस्म पसीने से भरा हुआ था और वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोल रही थी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। जैसे ही अमिनी में उसे इस तरह से बेचैन होते हुए देखा, जल्दी से उसके पास आया। उसने इश्क का सर अपनी गोद में लिया और उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब कर लिया। वो उसके चेहरे को थपथपाते हुए होश में लाने की कोशिश करने लगा। इश्क अभी भी बड़बड़ाए जा रही थी, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपको, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अब दोबारा उसकी बात सुनकर अग्नि का हाथ रुक गया। वो ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। इश्क एक बार फिर से बोली, मैं नहीं जी पाऊंगी आपके बिना, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। अग्नि ने इश्क का हाथ अपने हाथ में थाम लिया था, लेकिन अब उसका हाथ ढीला पड़ चुका था। वो इश्क के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तुम किसी और से प्यार करती हो? बोलते हुए उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और उसे यकीन नहीं हो रहा था उसने जो अभी अभी सुना। उसकी सांस जैसे मुश्किल होने लगी थी और आंखों में एक अलग ही लाली छाने लगी थी। अचानक से इश्क एक झटके से उठकर बैठ गई। वो जोर से चिल्लाई, आग! उसका हाथ सामने की तरफ था। उसकी गहरी गहरी सांसें पूरे कमरे में गूंजने लगी और वो बुरी तरह से कांप रही थी। अनी उसे देखता ही रह गया। इश्क ने अपना चेहरा घुमाकर अन्नी की तरफ देखा, जो एकटक उसे ही देख रहा था। वो अभी भी इस बात से सुन्न था कि क्या सच में इश्क किसी और से प्यार करती है, या फिर क्या उसकी जिंदगी में कोई और था। शादी से पहले जहां तक उसे पारस ने बताया था, अन्य के साथ उसकी अरेंज मैरिज हो रही थी। वो अन्य से प्यार नहीं करती थी, बस इतिश्री ने अन्य के लिए इश्क का हाथ आश्रम वालों से मांगा था, क्योंकि अन्य इश्क को प्यार करता था। हालांकि ऐसा घर वालों को लग रहा था, लेकिन ऐसा था बिल्कुल भी नहीं। अग्नि जानता था कि अन्य इश्क से प्यार नहीं करता, वो बस उसे हासिल करना चाहता था, क्योंकि इश्क सच में बहुत खूबसूरत थी। ऐसे में किसी के भी दिल में उसे हासिल करने की हसरत आ सकती है। इश्क अनी को ऐसे देख रही थी जैसे बहुत ज्यादा शॉक्ड सिचुएशन में हो। अग्नि उसे देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? उसका सवाल सुनते ही इश्क को वो सब याद आने लगा जो अनी ने गाड़ी में कहा था। वो फीका सा मुस्कुराकर बोली, क्या ही फर्क पड़ता है? अग्नि एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, यानी भी तुमने ठीक कहा। वेल, तुम ठीक हो या नहीं ये तुम जानो। बोलते हुए वो बेड से उठने लगा, लेकिन इश्क ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और झट से उसके सीने से लग गई। अग्नि के हाथ हवा में ही रह गए। उसे समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। इश्क उसके सीने से लगकर बोली, प्लीज कहीं मत जाए, मुझे आपकी जरूरत है। बोलते हुए उसकी आंखों में पानी आने लगा था। अग्नि का दिमाग एक बार फिर से उल्टा चलने लगा था। इश्क रोते हुए बोली, आपको पता है मैं आपको बताती नहीं हूँ, लेकिन मुझे आपकी बातों से हट होता है। आप जैसे बोलते
है ना कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, आपको मेरी फिक्र नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं मैं अपने दिल को ये बात समझाती हम कि आप भले ही कहते नहीं है लेकिन आप मुझसे प्यार करते हैं। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर ही बोला, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दो। बोलते हुए उसने इश्क को खुद से दूर करना चाहा। इश्क उससे अलग हो गई और रोते रोते ही मुस्कुराने लगी। वो अग्नि को देखते हुए बोली, मेरी आंखों में देखकर ये बात कहिए। अग्नि के चेहरे का रंग एकदम से फीका पड़ गया। इश्क की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। वो दोबारा बोली, एक बार कहिए ना मेरी आंखों देखकर कि मेरे जीने मरने से आपको फर्क नहीं पड़ता, आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। ये बात सुनकर अन्नी का चेहरा कठोर हो गया। अग्नि ने अपनी नजरें उसकी तरफ उठाए और बेहद लाल आंखों से उसकी आंखों मन देखते हुए बोला, मैं किसी से प्यार नहीं करता। आई डोंट केयर फॉर एनीवन। इश्क मुस्कुराए और बोली, पहले तो कभी कभी मुझे भी लगता था कि कहीं मुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही, लेकिन अब तो पूरा यकीन हो गया है। पर एक बात बताइए, आप इतने पत्थर दिल क्यों हैं? आप नॉर्मल जिंदगी क्यों नहीं जी सकते? कभी हंसते भी नहीं हैं आप हमेशा ऐसे इमोशनलेस होकर घूमते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि आप अंदर से कितने मासूम दिल हैं। आपके अंदर एक बच्चे का दिल है जो बहुत ही ज्यादा शरारती है, चंचल है। वो बोल ही रही थी कि अग्नि ने उसके सिर के पीछे अपना हाथ रखा और उसके बालों को पकड़कर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मेरे सामने ये बकवास आज तो कर दी तुमने, आइंदा कभी मत कर देना। मैं बच्चा नहीं हूं और ना ही मेरे अंदर कोई बच्चा है। अग्नि सिंह राठौड़ का बचपन बहुत पहले मर चुका है और उसे मारने वाले बोलते हुए उसका चेहरा हद से ज्यादा काम कर रहा था। वो एकदम से चुप हो गया। इश्क एकदम से हैरान रह गई कि इतनी छोटी सी बात पर वो इस तरह से रिएक्शन क्यों दे रहा है। आज तक अग्नि ने बहुत बार उसके बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ा था, लेकिन कभी भी इतना ज्यादा जोर से नहीं और ना ही कभी उसके चेहरे पर इस तरह से गुस्सा आया था जैसे अब आ रहा था। अब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सिर्फ इश्क को दिखाने के लिए नहीं बल्कि सच में हद से ज्यादा गुस्सा हो गया हो। इश्क उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है। अग्नि ने उसके बालों को और भी ज्यादा कसकर पकड़ और बोला, आखिरी बार कह रहा हूं तुमसे कि तुम्हारे दर्द से मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा प्यार तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारा दर्द तुम्हारी प्रॉब्लम, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम फर्क पड़ने की बात कह रही हो, इस दुनिया में मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी से प्यार नहीं करता। इश्क धीमे से बोली, सांझ मैम से भी नहीं। अग्नि का चेहरा और भी ज्यादा लाल होने लगा। उसने अपने हाथ को एक बार और जोर से खींचा तो इश्क की इस बार आह निकल गई। अग्नि जबड़े कसते हुए बोला, वो सिर्फ मेरी कमजोरी है, ऐसी कमजोरी जो मैं कभी खुद से दूर नहीं कर सकता, इसीलिए कह रहा हूं कि अब मुझे कोई और कमजोरी नहीं चाहिए। बोलकर उसने एक झटके से इश्क को छोड़ा और बैग से नीचे उतर गया। इश्क बस उसकी आखिरी बात सुनकर उसे देखते रह गई। अग्नि तुरंत से रूम से बाहर चला गया। इश्क धीरे से बड़बड़ाई, आप इस प्यार को इसलिए नहीं एक्सेप्ट करना चाहते क्योंकि आपको लगता है मैं आपकी कमजोरी बन जाऊंगी। बोलते हुए उसके चेहरे का भी रंग उड़ चुका था। वो किसी गहरी सोच में पड़ गई थी, जैसे अभी अभी उसे कुछ रियलाइज हुआ हो। वो एक बार फिर से बोली, प्यार कमजोरी होता है तो मैं आपकी कमजोरी। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अग्नि रूम से बाहर आकर सीधा पार्किंग एरिया में आया और गाड़ी लेकर राठौर मैंशन से निकल गया। गेस्ट रूम के बाहर बालकनी में खड़ी लीजा की नजर जब जाते हुए अग्नि पर गई तो उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन आ गए। अभी कुछ देर पहले ही अग्नि ने उसके साथ जो किया था, उसके बाद उसका दिमाग खराब हो चुका था। वो किसी न किसी तरह इश्क से बदला लेना चाहती थी। उसने इस बार विलियम को कॉल नहीं किया क्योंकि वो अब सारी चीज खुद से हैंडल करना चाहती थी। डस्ट पर अटैक विलियम ने करवाया था, लीजा ने नहीं, लेकिन अब लीजा ने सोच लिया था कि उसे जो करना है वो खुद करेगी। वो जल्दी से रूम से बाहर आकर इश्क के रूम की तरफ बढ़ गई। इश्क अभी भी अपने बैग पर सुन्नसी होकर बैठी थी। रूम का दरवाजा खुला तो उसने नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। अपने सामने लीजा को देखकर उसके भौहें तन गई। लीजा तालियां बजाते हुए उसके पास आए और बोली, वाओ वाओ वाओ, अमीन कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो ना तुम, मानना पड़ेगा तुम्हें। दिखती मासूम हो लेकिन हो बहुत चालाक। उस दिन तुमने मुझसे पूछा कि मैं फायर से प्यार करती हूं या नहीं।
मैंने तुमसे सीधा सीधा कहा था कि मैं फायर से प्यार करती हूँ, लेकिन ये जानते हुए भी तुम उसे छोड़कर नहीं गई। तुमने 1 महीने का वक्त मांगा, वो मैंने तुम्हें दे दिया और उसके बाद तुमने अपना अलग ड्रामा शुरू कर दिया। कभी मेरे ऊपर चाय गिराती हो, मुझे एटीट्यूड दिखाती हो, तो कभी फायर को लेकर यहाँ से चली जाती हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके साथ बिता सको और उसे अपने जाल में फंसा सको। मानना पड़ेगा, यू आर अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। फिल्म्स में ज्वाइन क्यों नहीं करती? वेल, फिगर भी बहुत अच्छा है तुम्हारा, पैसे भी बहुत कमा लोगी। यू नो व्हाट आई मीन। उसकी आखिरी बात सुनकर इश्क की गुस्से से मुठ्ठियां कस गई। अपने आंसू साफ करते हुए वो बेड से उठी और लीजा की तरफ देखकर एकदम कठोर आवाज में बोली, मेरे रूम से बाहर जाओ। लीजा ने गुस्से से उसे देखा और बोली, ये मेरा और फायर का होने वाला रूम है और फिलहाल ये फायर का रूम है, तो तुम मुझे यहाँ से नहीं भेज सकती। बोलते हुए वो इश्क के बिल्कुल पास आ गई थी। इश्क बिल्कुल नॉर्मल होकर बोली, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। आए, लीजा बेशर्मी से बोली, लेकिन फिटर के मुंह लगना तो बहुत पसंद है। होगा भी, क्यों नहीं, और भी तो बहुत है। फायर एंड बेड पर तो वो आग लगा देता है, कोई भी लड़की उसे छोड़कर नहीं जाएगी। इश्क को एक बार फिर से उसकी बेशर्मी भरी बातों पर गुस्सा आने लगा। वो दोबारा बोली, चुपचाप इस कमरे से बाहर चली जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। इस कमरे में तुम्हें रहना है तो 1 महीने बाद बेशक से रह लेना, लेकिन उससे पहले मेरी परमिशन के बिना यहाँ पर आने की कभी सोचना भी मत। लीजा हंसी और बैग की तरफ देखने लगी, जहाँ पर बेडशीट थोड़ी बिखरी हुई थी। वो बैग की तरफ देखते हुए बोली, लगता है अभी अभी यहाँ कुछ हुआ था, लेकिन तुम सेटिस्फाई नहीं हुई। कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे तुम पूरी तरह से सेटिस्फाई हो सकती हो। इश्क सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। लीजा डेविल स्माइल के साथ बोली, 10 करोड़ फायर का प्राइस कहो या अपनी सेटिस्फैक्शन का। ये विशनम डैम शो, इतने पैसे तुम्हारे औकात से तो बहुत ज्यादा। अभी वो बोल रही थी कि इश्क ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। लीजा गुस्से से कांप उठी। इश्क गुस्से से लीजा की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए बोली, आइंदा मेरे मिस्टर फायर की कीमत लगाने की सोच भी मत लेना। मुझे सारी दुनिया भी दे दोगी ना तो भी मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना दोनों गालों में कोई फर्क नहीं रहेगा। लीजा गुस्से से बोली, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मुझ पर हाथ उठाकर। तुम्हारी एक गलती को मैंने माफ कर दिया, लेकिन अब नो वे। बोलते हुए वो नफरत से भरी नजरों से इश्क को देख रही थी। अपनी बात कहकर वो वहां से जाने लगी, लेकिन इश्क से जाते देख बोली, मिस्टर फायर को फायर कहने का हक सिर्फ उद्धरण चिन्ह मेरा है। आइंदा अगर उनके बारे में बात करनी हो तो उनका नाम अग्नि सिंह राठौड़ लेकर करना। लीजा ने पहले तो हैरानी से उसे देखा, लेकिन फिर अचानक ही उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो तेज कदमों के साथ इश्क के रूम से बाहर चली गई। इश्क उसके जाने के बाद बेड पर बैठ गई। एक बार फिर से उसने अपने सर को पकड़ लिया था। एक के बाद एक न जाने कितनी ही बातें उसके दिमाग में घूम रही थी, लेकिन एक ऐसी बात भी थी जो उसके दिमाग में बिल्कुल अटक चुकी थी, और वो थी, वो सिर्फ मेरी कमजोरी है, ऐसी कमजोरी जो मैं कभी दूर नहीं कर सकता। इसीलिए कह रहा हाँ कि अब मुझे कोई और कमजोरी नहीं चाहिए। न जाने कितनी देर वो यूं ही बेड पर बैठी अपनी सोच में गुम रही। रात की तकरीबन 1 बजे तक वो यूं ही बेड पर बैठी बैठी सो चुकी थी। सर्वेंट ने जब सबके लिए खाना सर्व किया तो वो उसे भी बुलाने आई थी, लेकिन 1-2 बार दरवाजा नॉक करने पर जब इश्क ने दरवाजा नहीं खोला तो वो चुपचाप वहां से चली गई। रात के तकरीबन 3 बजे अग्नि वापस आया। जैसे ही उसने दरवाजे पर अपना कदम रखा, उसकी नजरें सामने इश्क पर गई। अग्नि की लाल आंखें साफ बता रही थी कि इस वक्त वो नशे में है। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए वो दरवाजा बंद कर इश्क के पास आया और उसे अपनी गहरी नजरों से देखने लगा। उसे देखते हुए वो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। बेड पर आकर वो बिल्कुल उसके पास आया और उसे अपनी बाहों में समेट अच्छे से तकिए पर सुलाया। न जाने कितनी ही देर वो यूं ही उसे देखता रहा और फिर उसके बगल में लेट गया। उसे देखते हुए वो बोला, तुमने तो कहा था कि तुम्हें जरूरत है, तो अब वो जरूरत पूरी हो गई? या बोलते बोलते वो रुका और अपने होठों को गोलकर हवा छोड़ी। एक बार फिर से वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें पता है मुझे सिगरेट पीने की तलब लग रही है, लेकिन मैं सिगरेट पीऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास एक और ऑप्शन है।
जानती हो क्या, बोलकर वो हंसा और फिर अपना सर नामे हिलाते हुए बोला, नहीं, तुम नहीं जानती, मैं बताता हूँ तो। बोलकर उसने इश्क को अपनी बाहों में समेटा और बोला, मेरी सिगरेट की तलब का इलाज हो तुम। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन तुम तो उससे भी ज्यादा खतरनाक हो। सिगरेट तो मेरा सीना जलाएगी, लेकिन तुमने तो मेरे दिमाग में आग लगा रखी है। क्या कहा था तुमने मुझसे कि मैं बच्चा हूँ? बोलकर उसने हल्का सा धक्का देते हुए इश्क को खुद से अलग कर दिया और अपनी जगह पर उठकर बैठ गया। जब 113 मेरे ऊपर से हटिए, अपनी अपनी बात कहकर अग्नि ने इश्क को हल्का सा धक्का देते हुए खुद से अलग किया और अपनी जगह पर उठकर बैठ गया। उसकी आंखें हद से ज्यादा लाल होती जा रही थी। उसके चेहरे पर शिकन के भाव उभर रहे थे। अपने घुटनों को हल्का सा ऊपर की तरफ करते हुए उसने अपना हाथ घुटनों पर रखा और कुछ सोचने लगा। सोचते हुए उसके हाथ की नसें लगातार उभर रही थी, जैसे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो या फिर जो बात उसके दिमाग में चल रही है उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो। उसने वापस से इशक की तरफ देखा और बोला, तुम्हें लगता है कि मेरे अंदर एक मासूम बच्चा है? मासूम? बोलकर वो हंसा और फिर वापस से इश्क के चेहरे पर झुका और बोला, मासूम नहीं है वो बच्चा, वो एक मर्द है। मर्द समझती हो ना, जिसने खून किया हो। तुम उस बच्चे को मासूम कह रही हो जिसने 14 साल की उम्र में बेरहमी से एक बच्चे को मार दिया। बच्चा नहीं है मेरे अंदर, मर्द है मर्द। और अगर तुम्हें पता चला ना इस बारे में तो जो दश्त का रागलापति हो ना, उतनी ही नफरत करोगी मुझसे। और सिर्फ एक खून नहीं किया है मैंने, मेरे ये हाथ। बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथों को अपने आगे किया और गुस्से से कांपते हुए उन्हें देखते लगा। वो जबड़े कसते हुए बोला, न जाने कितने ही लोगों को अपने इन हाथों से मारा है मैंने, और तुम्हें लगता है कि मैं मासूम हूँ? आर यू फ्यूसी #ing क्रेजी? तुम्हें पता है मैंने उस बच्चे को क्यों मारा? नहीं, तुम्हें नहीं पता और किसी को जानना भी नहीं है। जिसे भी पता चलता है कि मैंने किसी को मारा है उससे ये नहीं जानना कि मैंने उसे क्यों मारा। बस मुझसे नफरत करने के लिए सबका इतना ही जानना काफ़ी है कि मेरे हाथ खून से रंगे हैं, और सिर्फ खून ही नहीं और भी बहुत कुछ करता हूँ। ऐसे काम जो सिर्फ और सिर्फ इंसान को बर्बाद करते हैं। और तुम कहती हो कि मासूम बच्चा हूँ मैं? मेरे अंदर कोई बच्चा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक शैतान है जिसे ना किसी से न्यार करना है और ना ही उसे किसी को प्यार हो सकता है। तुम भी चुपचाप मेरी जिंदगी से चली जाओ वरना। बोलकर वो एक बार फिर से हंसा और पीछे की तरफ होकर बेड से लेकर बैठ गया। वो व्यंग्य से हंसते हुए बोला, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम जिद्दी बहुत हो। तुम्हारी जिद के आगे तो मैं भी हार मान जाता हूँ। लेकिन फिर अचानक से उसके एक्सप्रेशन बदले और वो वापस इश्क के ऊपर झुककर बोला, पर फायर के आगे ना किसी की जिद नहीं चलती। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो अब तक उस इंसान के दिमाग में उसकी जिद से ज्यादा बड़ी बड़ी गोलियां ठोक चुका होता मैं। पर तुम्हारे आगे तो मेरी चलती नहीं है। मुझे तुम पर गुस्सा आता है, लेकिन मैं गुस्सा दिखा नहीं पाता। किसी के हाथ पैर तोड़ने में मैं एक पल नहीं लगाता, लेकिन जब मेरी वजह से तुम्हारे हाथ पर हल्की सी खरोच भी आ जाए ना तो मुझे अंदर एक तकलीफ सी होती है। तुम्हें कोई चोट पहुंचाए तो वो चोट मुझे लगती है। क्या कहा था मैंने तुमसे कि अगर नुहे कुछ हो जाता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता? नहीं जाना, मुझे फर्क पड़ता है। बोलते हुए वो उसके चेहरे पर झुका और बड़े ही प्यार से उसके माथे को चूम लिया। वो एक बार फिर से धीरे धीरे कर उसकी बगल में ही लेट गया और उसे अपनी बाहों में समेटकर बोला, मुझे फर्क पड़ता है एंग्री बर्ड, बहुत फर्क पड़ता है। एक तुम ही तो जो मैं जैसा हूँ, जो हूँ उससे ही प्यार करती हो। तुम्हारे सामने मैंने किसी की जान ली, लेकिन तुम्हारा प्यार कम नहीं हुआ। तुमने मुझे खुद से दूर नहीं किया, तो फिर तुम्हें कुछ होने से मुझे फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? बोलकर वो एक पल के लिए रुका और फिर अचानक से बोला, नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। अचानक से ही अपनी बात बदलते हुए उसने इश्क को एक बार फिर से धक्का दे दिया और खुद से अलग कर दिया। इश्क शायद गहरी नींद में थी, इसीलिए उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। अग्नि वापस अपनी जगह पर उठकर बैठ गया और साइड टेबल में से सिगरेट निकालकर अपने होठों में दबाकर लाइटर से जला ली। लबाकश भरने के बाद वो धुआं ऊपर की तरफ उड़ाते हुए बोला, तुम्हारी तलब मैं खुद को नहीं लगने दूंगा। ये सिगरेट ही ठीक है मेरे लिए, तुम्हारी तड़प तो मुझे बर्बाद कर देगी। इसलिए दश्क से इश्क नहीं करूंगा मैं। बोलते हुए वो
लगातार सिगरेट पी रहा था और धुआं ऊपर की तरफ उड़ा रहा था। जब पूरी सिगरेट खत्म हो गई तो वो छोटे से टुकड़े को देखते हुए बोला, तुम वो क्यों नहीं करती जो ये लड़की करती है? ये जब मेरे पास आती है तो मेरा जलता हुआ सीना ठंडा हो जाता है, लेकिन तुमसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बड़ी बेकार हो तुम। बोलते हुए उसने सिगरेट को दूर फेंक दिया। अब उसने वापस से इश्क की तरफ देखा और बोला, अब मैं क्या करूं? तुम उठ जाओ ना, तुम सो क्यों रही हो? अब तुम्हें इस अग्नि से प्यार नहीं करना, मुझे कुछ हो रहा है। वॉन्ट यू डोंट नो, दिमाग को तुम चाहिए हो या इस बॉडी को तुम्हारी जरूरत है, पर तुम उठो, इस अग्नि को इश्क की आग में जलाओ, उठो ना। बोलते हुए उसने वापस से इश्क को अपनी बाहों में समेट लिया। तब इश्क को उठाते उठाते अग्नि खुद सूख गया। अग्नि को पता भी नहीं चला। आज उसने हद से ज्यादा ड्रिंक की हुई थी, इसीलिए शायद वो अपने होश खो रहा था। धीरे धीरे जब वो गहरी नींद में चला गया तो इश्क ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंख तभी खुल चुकी थी जब अग्नि रूम में आया था। वो कब से अग्नि की बातें सुन रही थी। उसने अपनी आंख इसलिए नहीं खोली क्योंकि अगर वो अपनी आंखें खोलता तो अन्नी ये सब बातें कभी नहीं कहता जो उसने अब कही। उन दोनों के बीच शायद कुछ और भी हो जाता, लेकिन बातें अधूरी ही रह जाती। उसने खुद को अग्नि से अलग किया और उसे सही से बेड पर लिटाया। वो उसके चेहरे पर झुकी और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बड़ी गहराइयों से उसे देखती रही। वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, मेरे लिए अभी भी आप एक मासूम बच्चे की तरह ही हो, जिसे सिर्फ जिद करना आता है। वो ये नहीं जानता कि वो जो मांग रहा है वो सही है या गलत, बस उसे अपनी जिद पूरी करवानी है। मुझे नहीं पता आपने बचपन में क्या किया और क्यों किया, लेकिन हर बात का एक कारण होता है, शायद उस बात का भी होगा। मैं आपको जज नहीं कर सकती, लेकिन आपने कहा कि आप और भी बहुत कुछ करते हैं। मेरे सामने भी आपने उन लोगों को मारा, पर मुझे समझ नहीं आया क्यों। आखिर ऐसा क्या करते हैं आप? हर इंसान को एक अच्छी जिंदगी जीने का हक है, तो आप अपनी जिंदगी अपने हाथों से क्यों खराब कर रहे हैं? मैं नहीं जानती हम दोनों का साथ और कितने दिन का है, लेकिन मैं चाहती हम कि आप अपनी सारी बुरी आदतें छोड़कर एक अच्छे इंसान बने। उम्मीद करती हूँ कि मेरे जाने के बाद आप अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करें ने। आप चाहते हैं ना कि मैं आपकी कमजोरी ना बनूं, तो ठीक है, मैं नहीं बनूंगी आपकी कमजोरी। अब से मैं खुद को आपसे दूर रखूंगी, बहुत दूर, क्योंकि शायद हम करीब आए ही एक दूसरे से दूर होने के लिए थे। बोलते हुए दशक की आंखें नम हो गई। अग्नि से थोड़ा दूर हटकर वो अपनी जगह पर लेट गई, लेकिन अनी बेशक से उसे दूर था, लेकिन उसकी आंखों के आंसू उससे दूर नहीं थे। वो लगातार उसकी आंखों से गिरते हुए तकिए को भिगो रहे थे। न जाने कब उसकी भी रोते रोते यूं ही आंख लग गई और वो गहरी नींद में चली गई। सुबह के तकरीबन 8 बजे इश्क ड्रेसिंग के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। तैयार होते होते ही उसने अपने कान में झुमके डालते हुए अग्नि की तरफ घूमकर उसे देखा। अग्नि अभी भी सो रहा था। रात को देर रात तक ड्रिंक और फिर बाकी सब बातों में उलझे रहने के बाद अब तक उसकी नींद नहीं खुली थी। इश्क जल्दी जल्दी से तैयार हो रही थी ताकि अग्नि के उठने से पहले ही वो रूम से चली जाए। वो अग्नि का सामना कम से कम करना चाहती थी, हालांकि वह जानती थी कि ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वह ये भी जानती थी कि ये दूरियां भी शायद बहुत जरूरी है, इश्क के लिए नहीं, अग्नि के लिए। अगर उसका बस चलता तो वह इस 1 महीने में एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं जाती। उसे बस अग्नि को डिवोर्स नहीं देना था, पर इस रिश्ते का वजूद और अंत दोनों ही उसे अच्छी तरह से पता थे। वो जानती थी कि चाहकर भी वो अग्नि के पास नहीं रह सकती। तैयार होने के बाद वो कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों की तरफ जाने लगी, लेकिन फिर अचानक ही किसी से उसकी टक्कर हो गई। उसके सिर पर अमायरा का सर लगा था और अमायरा के हाथों में पकड़ा हुआ सामान नीचे गिर गया था। इश्क अपने माथे पर अपना हाथ रख अमायरा की तरफ देखने लगी, जो जल्दबाजी में नीचे गिरा हुआ सामान उठा रही थी, जिसमें एक ज्वेलरी सेट था। इश्क उसकी मदद करने के लिए नीचे झुकी। अमायरा ने वो ज्वेलरी सेट जल्दी से समेटते हुए अपने पीछे छुपा लिया। इश्क एकदम हैरान रह गई। वो अमायरा की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? अमायरा हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं, तो मैं क्यों परेशान होऊंगी? इश्क उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, तो तुम ये ज्वेलरी सेट छुपा क्यों रही हो? अमायरा ने उस ज्वेलरी सेट को आगे किया और बोली, मैं छुपा नहीं रही, वो बस मैं
तभी इश्क के रूम का दरवाजा एक बार फिर से खुला और लोअर पहने अग्नि दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ। अमायरा तुरंत से वहां से भाग गई। इश्क बस उसे जाते देखती रह गई। इश्क वहां से जाने लगी तो अग्नि उसे रोकते हुए बोला, कमरे में वापस आओ। इश्क बिना उसकी तरफ देखे ही बोली, मुझे ऑफिस जाना है। अग्नि एकदम सर्द लहजे में बोला, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऑफिस पहुंचने से पहले ही तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर तुम्हारे पास पहुंच जाए। चुपचाप कमरे में वापस आओ, वरना। इश्क ने हल्का सा घूमकर उसकी तरफ देखा और बोली, मुझे सच में ओएफसी में जरूरी काम है, मुझे अभी। वो बोल ही रही थी कि अग्नि उसकी तरफ आया और उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। वो उसे लगभग खींचते हुए वापस रूम में लेकर गया। रूम में आकर उसने इश्क की कलाई को एक झटके से छोड़ा तो इश्क लड़खड़ाकर बैग की तरफ गिरी। अग्नि अगले ही पल उस पर झुका तो इश्क पूरी तरह से बेड पर लेट गई। अनी ने उसके दोनों तरफ अपने हाथ रख दिए और उसकी आंखों देखते हुए बोला, सुबह के 8 बजे तुम्हें ऑफिस जाना है, जबकि ऑफिस का टाइम 9:30 बजे का है। तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही हो। चाहती क्या हो तुम? हाँ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? टिल्ड। अग्नि जिस तरह से इश्क पर झुका हुआ था, इश्क का गला सूखने लगा। वो उससे अपनी नजरें चुराते हुए बोली, मेरे ऊपर से हटिए, मुझे नीचे जाना है, ब्रेकफास्ट तैयार करना है। अग्नि गुस्से से कांपते हुए बोला, इस घर की सर्वेंट नहीं हो तुम। अब मुझे मेरी बात का जवाब दो या फिर कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो मुझसे? हाँ, क्या छुपा रही हो? किसी और के पास जा रही हो, किसी से मिलने? वैसे भी कल किसी के बिना मर जाने की बातें कर रही थी तुम। बताओ मुझे, किसके बारे में बात कर रही थी? कौन था वो जो तुम्हारे ख्वाब भी तुम्हें परेशान कर रहा था और तुम उसके लिए गिड़गिड़ा रही थी? उसकी बात सुनते हुए इश्क एकदम से सुन्न रह गई। जब 114 अग्नि हार्म्स हिमसेल्फ। अग्नि का सवाल सुनकर इश्क एकदम से सुन्न रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अग्नि को क्या जवाब दे। वहीं अन्नी ने एक बार फिर से उससे गुस्से से पूछा, बताओ ना, अब चुप क्यों हो तुम? किससे मिलने के लिए तुम्हें घर से इतना जल्दी निकलना पड़ रहा है? कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट इंसान है तो मुझे भी तो मिलवाओ ना, उस इम्पोर्टेंट इंसान से जिसने तुम्हारी नींद उड़ा रखी है, तुम्हारे ख्वाबों पर भी अपना कब्जा कर रखा। कौन है वो, बताओ मुझे। इश्क उसकी तरफ ही देख रही थी। उसने अपनी कलाइयों को घुमाना शुरू कर दिया था ताकि अग्नि के हाथों से अपनी कलाइयां छुड़ा सके, लेकिन अग्नि ने उसकी कलाइयों को बहुत ज्यादा कसकर पकड़ हुआ था। इश्क गुस्से से बोली, मुझे यहाँ से जाना है, मेरे हाथ छोड़िए। अग्नि कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे उसे शख्स का नाम नहीं बता देती जिसके लिए तुम कल नींद में पागल हुए जा रही थी, इतना बेचैन हुए जा रही थी। तब तक तो मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। इश्क एक्सप्रेशनलेस होकर बोली, आपको क्यों जानना है उस शख्स के बारे में? मैं किसी के बारे में भी सोचूं, नींद में किसी को भी याद करूं, आपको उससे क्या लेना देना? आपको तो मेरे जीने मरने से ही फर्क नहीं पड़ता, ना तो मेरी नींद से आपको क्या प्रॉब्लम है? अग्नि दांत पीसते हुए बोला, हाँ मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन तुम्हारे होठों पर किसी का जिक्र हो और मैं उसे इंसान कौन जानता हूँ, इस बात से मुझे बहुत फर्क पड़ता है। अब चुपचाप मुझे उस इंसान का नाम बताओ। इश्क ने अपना चेहरा घुमाया और बोली, मुझे आपको कुछ नहीं बताना, प्लीज मुझे जाने दीजिए यहाँ से, मुझे ऑफिस। अग्नि उसकी बात बीच में ही काटकर बोला, ऑफिस तो बहाना है, ऑफिस तो तुम मेरे साथ भी जा सकती हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मुझसे पहले जाना है। तो बताओ कौन है वो और क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? अग्नि की बात सुनकर इश्क अन्नी को ऐसे देख रही थी जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा कि अग्नि वही इंसान है जो बात बात पर यही बोलता है कि उसे इश्क की किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अब वो एक नाम जानने के लिए कितना बेचैन हो रहा था। इश्क बिल्कुल नॉर्मल होकर बोली, मेरा किसके साथ क्या रिश्ता है और क्या नहीं, ये मैं आपको क्यों बताऊं? क्या हक है आपका मुझसे कोई सवाल करने का? अग्नि एकदम से हैरान रह गया। बात बात पर हक जताने वाली इश्क अचानक से उससे उसका हक पूछ रही थी। वो एक झटके से उसके ऊपर से हटा। इश्क उसे देखते ही रह गई। अन्नी गुस्से से बोला, तुम मुझे उस इंसान का नाम बता रही हो या नहीं? इश्क बैठ से उठी और उसके सामने खड़ी होते हुए बोली, मुझे फिलहाल आपसे कोई बात नहीं करनी और मुझे नहीं लगता कि अब हमें कोई बात करने की जरूरत भी है। 1 महीने बाद आपको डिवोर्स चाहिए ना, तो मिल जाएगा।
आपको डिवोर्स और दूसरा रिश्ता हमारे बीच बॉस और एम्प्लॉय का है तो उसे ऑफिस में ही रखिए, यहाँ पर हम दोनों के बीच। अभी वो बोल ही रही थी कि अग्नि गुस्से से दांत पीसते हुए दोबारा उसके करीब हुआ और उसकी कलाई को पकड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। इश्क की दर्द से आह निकल गद। अनी दांत पीसते हुए ही उसकी गर्दन पर झुका और बोला, मुझे नाम बताओ उस शख्स का, किसे याद कर रही थी तुम? प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन था वो जिसका जिक नींद में भी तुम्हारे होठों पर था? इश्क ने अपने दूसरे हाथ से उसे धक्का देने की कोशिश की। उसे इस वक्त अग्नि से दूर जाना था। अन्नी की कल रात की कही हर एक बात उसके कानों में जैसे गूंज रही थी, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वो अग्नि को खुद से दूर नहीं कर पाई तो उसने खुद को ढीला छोड़ दिया। जैसे ही उसने खुद को ढीला छोड़ा, अग्नि ने उसकी कलाई को छोड़ दिया और डेविल स्माइल के साथ उसे देखते हुए बोला, अब तो समझा आ गया होगा तुम्हें कि तुम तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक मैं न चाहूं। अब मुझे उस इंसान का नाम बताओ। इश्क तुरंत से वहां से जाने लगी। अग्नि ने उसका हाथ पकड़ कर उसे घुमाते हुए रोका और इस बार उसे दीवार से लगा दिया। उसने अपने दोनों हाथ दीवार पर रखे और हल्का सा उसके ऊपर झुककर खड़ा हो गया। इश्क गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसे देख रही थी। वो अन्नी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, आप मुझसे प्यार करते हैं? इश्क का सवाल सुनकर अग्नि गुस्से से बोला, मुझे सवाल के बदले सवाल सुनने की आदत नहीं है, मुझे सिर्फ जवाब चाहिए, जवाब दो। इश्क ने फिर से पूछा, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? क्या आपको मुझसे फर्क पड़ता है? मैं क्या सोचती हूँ, क्या महसूस करती हूँ, क्या चाहती हूँ, इन बातों से आपको फर्क पड़ता है? अग्नि ने गुस्से से अपनी उंगलियों को मोड़ते हुए पंच बनाया और दीवार पर जोर से मारा। उसकी उंगलियों के कोनों पर खरोच आ गई थी और रिसता हुआ खून दिखाई देने लगा था। डश्क एकदम से सहम गई। अनी गुस्से में हद से ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम्हें पता है मैं सनकी हूँ और सनकी इंसान के साथ पंगा नहीं लिया जाता, और जब तक मेरी जिद पूरी ना हो जाए ना, तब तक मैं उस जिद्द का पीछा नहीं छोड़ता। अभी अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना कि तुम किसे याद करके पागल हो रही थी, तो उसके बाद जो तुम देखोगी तुम पछताओगी। इश्क ने अपना चेहरा झुका लिया। अग्नि को दर्द में देखना भी उससे बर्दाश्ती नहीं था और वो खुद ही उसे वो दर्द दे रही थी, लेकिन वो नहीं बता सकती थी अग्नि को कि वो किसके बारे में सोच रही थी। वो कौन था जिसके बारे में सोचकर ही इश्क को सिर्फ और सिर्फ रोना आता था। वो हद से ज्यादा बेचैन उठ जाती थी, बेहोशी में भी कांपने लगती थी। अम्नी उसे देखते हुए बोला, तुम्हें चेहरा झुकाने के लिए नहीं कहा मैंने, मुंह खोलो अपना और जवाब दो। इश्क इस वक्त हद से ज्यादा कमजोर पड़ रही थी। उसे इस वक्त जो महसूस हो रहा था वो किसी के लिए भी एक टॉर्चर से कम नहीं था। एक तरफ अन्नी को खुद से दूर रखने की कोशिश तो दूसरी तरफ अग्नि की जिद। वो उसकी तरफ देखकर एक्सप्रेशनलेस होकर बोली, मैं नहीं बताऊंगी आपको, आप चाहे जो मर्जी कर लीजिए, लेकिन आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। अग्नि एकदम से उसे देखता ही रह गया। आज पहली बार था जब इश्क उसकी बात नहीं मान रही थी। हालांकि बातें पहले भी बहुत सारी ऐसी थी जिन पर इश्क उसके साथ एग्री नहीं होती थी, लेकिन वो बातें बहुत अलग थी। एक बार फिर से इश्क की जिद देखकर अन्नी को हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसके ऊपर से हटा और बोला, ठीक है मत बताओ, लेकिन मैं भी अग्नि सिंह राठौड़ हूँ। कोई शख्स मेरे सामने रहे और उसके बारे में मैं जान ना सकूं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब मैं खुद पता लगाऊंगा कि वो कौन है जिसके बारे में सोचते हुए तुम मुझे भी भूल चुकी थी, जिसने तुम हिस कदर से बेचैन किया कि तुम मेरे पास होकर भी उस शख्स के लिए तड़प रही थी। आखिर अग्नि के दिल की बात उसकी जुबान पर आ ही चुकी थी। इश्क खुद उसकी बात पर हैरान हो रही थी। अब उसे समझ आया कि अग्नि क्यों इतना ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अग्नि के होते हुए भी वो किसी और के बारे में सोच रही थी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। अग्नि के अलावा ना कभी उसने किसी से प्यार किया था और ना ही कर सकती थी। अन्य के साथ भी उसकी शादी एक समझौते का रिश्ता था। समझौता अपनी किस्मत को लेकर। वो अन्नी की गलतफहमी दूर करना चाहती थी। वो अन्नी के करीब हुई और बोली, कल रात वो मेसी। अभी वो बोल ही रही थी कि अग्नि ने उसे कंधों से पकड़ा और वापस पीछे दीवार से लगा दिया। इश्क अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। अग्नि का चेहरा बिल्कुल उसके चेहरे के करीब था और दोनों की गर्म
सांसें एक दूसरे के चेहरे को छू रही थी। इश्क उसकी आंखों में देखते हुए बोली, कल रात जिस शख्स के बारे में मैं, बोलते हुए उसने दोबारा कोशिश की अग्नि का शक दूर करने की, लेकिन वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अग्नि ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसके मुंह को बंद कर दिया। इश्क एकदम से हैरान रह गई। वो अपनी खुली आंखों से अन्नी को देख रही थी, जो अपनी लाल आंखों से उसे ही देख रहा था। भले ही वो इश्क को किस कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डेविल एक्सप्रेशन थे जो साफ बता रहे थे कि ये किस वो प्यार से तो बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि अन्नी की बेरहमी इश्क को अपने होठों पर महसूस हो रही थी। अग्नि उसे बहुत ज्यादा वाइल्ड होकर किस कर रहा था। इश्क ने अपनी पलकें झुका ली तो अन्नी वाइल्ड से सॉफ्ट हो गया। अब वो इश्क को पैशनेट होकर किस तो कर रहा था, लेकिन उसे तकलीफ नहीं दे रहा था। इश्क भी न जाने क्यों उसके एहसास में खोने लगी। उसे अन्नी को खुद से दूर करना था, लेकिन वो भी अग्नि के होंठों को महसूस करने लगी थी। उसका हाथ खुद ब खुद अग्नि के सिर पर आ चुका था, लेकिन वो ज्यादा उस किस में इन्वॉल्व होती उससे पहले ही अन्नी उससे दूर हो गया। इश्क के होंठ अग्नि के होंठों को खुद में लेने के लिए हल्के खुले से रह गए। अग्नि डेवल स्माइल के साथ और बोला, मेरे एक्शन मेरी जरूरत के हिसाब से होते हैं, दूसरों की ख्वाहिश के हिसाब से नहीं। तुम मुझे चाहो और मैं तुम्हें मिल जाऊं, ऐसा तो कभी नहीं होगा एंग्री बर्ड। ये किस सिर्फ तुम्हारा मुंह बंद करवाने के लिए थी, क्योंकि अब मैं तुमसे जानना ही नहीं चाहता कि वो कौन था जो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा बेचैन करने की हिम्मत रखता है। नो जस्ट गेट लॉस्ट बोलते हुए उसका चेहरा एकदम कोल्ड हो चुका था। इश्क अब उससे कुछ कह ही नहीं पाई। उसने बेड पर रखा अपना फोन और पर्स उठाया और चुपचाप कमरे से चली गई। उसके कमरे से बाहर जाते ही उसे एक जोरों से आवाज सुनाई दी, जिस आवाज को सुनकर एक पल के लिए उसकी धड़कन ही रुक गई थी। उसे समझ आ गया था कि एक बार फिर से अग्नि ने खुद को हार्म किया है। वहीं दूसरी तरफ अन्नी कमरे में खड़ा अपने हाथ की तरफ देख रहा था, जो पूरी तरह से लहूलुहान हो चुका था। उसने अपना हाथ सामने मिरर पर दे मारा था। पूरा हाथ कांच से जख्मी हो चुका था और खून की बूंदें नीचे जमीन पर टपक रही थी। अन्नी गुस्से से कांपते हुए बोला, दुआ करना एंग्री बर्ड कि वो शख्स जिंदा ना हो, क्योंकि अगर वो जिंदा हुआ ना तो उसे मैं अपने हाथों से मार दूंगा। बोलते हुए वो किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ इश्क सीढ़ियां उतरते हुए नीचे हाल की तरफ आई, तो जैसे ही वो घर से बाहर की तरफ जाने लगी, सौज ने उसे पीछे से रोका। इश्क संज की आवाज सुनकर पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। सांझ उसके पास आए और बोली, तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? अभी तो तुम्हारा ऑफिस का टाइम भी नहीं हुआ, कोई और काम है क्या? इश्क हल्का सा मुस्कुराए और बोली, नहीं माँ, वो बस सोचा रास्ते में आश्रम के बच्चों से मिलती जाऊंगी। सांझ मुस्कुराए और बोली, वो तो ठीक है, लेकिन चलो पहले नाश्ता करो। कितने दिन हो गए हैं तुम्हारे साथ बैठकर नाश्ता नहीं किया। बोलते हुए सांझ ने इश्क का हाथ पकड़ा और उसे डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर जाने लगी। इश्क ने जल्दी सम उसका हाथ अच्छे से थामते हुए रोका और बोली, सॉरी माँ, लेकिन वो अभी फिलहाल मुझे भूख नहीं है। सांझ झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी इश्क। मैं जानती हूँ तुम पिछले कुछ दिनों से अपना ख्याल नहीं रख रही, इसलिए अब बहाना बनाना बंद करो और चुपचाप चलकर मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो। बाकी सब जब आएंगे तब उनका ब्रेकफास्ट हो जाएगा, लेकिन आज हम दोनों स्पेशल ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। बोलकर वो इश्क को अपने साथ डाइनिंग टेबल की तरफ लेकर जाने लगी। अब इश्क भी कुछ नहीं कह सकती थी। सांझ ने उसे चेयर पर बैठने का इशारा किया तो अपना फोन और पर्स टेबल पर रखकर इश्क चेयर पर बैठ गई। सांझ ने सर्वेंट को इश्क को ब्रेकफास्ट सर्व करने का इशारा किया। सांझ भी अपनी चेयर पर बैठ गई। सर्वेंट ने उन दोनों की प्लेट में खाना सर्व कर दिया था। इश्क बार बार फीका सा मुस्कुरा रही थी, जिसे देखते हुए सांझ अच्छी तरह से समझ रही थी कि सब कुछ नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। हालांकि उसे भी फिक्र थी कि एक महीने बाद न जाने क्या होगा, लेकिन जिस तरह से इश्क और अग्नि दोनों एक साथ रह रहे थे, उसे लगता था कि शायद डिवोर्स ना हो। वो इश्क की तरफ देखते हुए बोली, अग्नि रात को लेट आया था क्या? इश्क ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और हिचकिचाते हुए बोली, हाँ बस थोड़ा सा लेट। सांझ ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए पूछा, नशे की हालत में था? इश्क ने एक बार फिर से मासूमियत से जवाब दिया, थोड़ा सा। बोलते हुए उसने अपना सिर भी हल्का सा हाँ में हिलाया। सौज ने अब अपना आखिरी सवाल पूछा, नशे की हालत में उसने तुम्हें हर्ट किया?
इश्क ने इस बार थोड़ा जल्दी जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। बोलकर वो चुप हो गई और फिर खुद में ही बदबदाते हुए बोली, जो इंसान खुद इतना ज्यादा हठ हो वो दूसरों को क्या ही हट करेगा। सांझ ने उसका बड़बड़ाना सुनकर पूछा, कुछ कहा क्या तुमने? इश्क ने अपना सरना में हिलाया। सांझ कुछ सोचने लगी थी। इश्क ने जब थोड़ा सा खा लिया तो वो अपनी जगह से उठी और बिना सांझ की तरफ देखे बोली, मुझे बस इतनी ही भूख थी, अब मैं चलती हूँ। सौच कुछ कहती उससे पहले ही इश्क अपने हाथ धोने के लिए वॉशिंग एरिया की तरफ बढ़ गई थी। उसने अपने हाथ धोए और वापस डाइनिंग टेबल के पास आई। वो जब अपना फोन और पर्स उठा रही थी तो सांझ उसे देखते हुए बोली, दिवाली आने वाली है और इस बार इस घर में तुम्हारी पहली दिवाली है, तो मैं चाहती हूँ कि ये दिवाली हम अच्छे से सेलिब्रेट करें। इश्क के दिल में एक हुक सी उठी। उसकी आंखों में नमी आने ही वाली थी लेकिन उसने जल्दी से उस नमी को अपनी आंखों में आने से रोका। सांझ उसके पास आए और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। इश्क भी अपनी सुनी सी नजरों से सांझ को देख रही थी। वो भले ही जितना मर्जी खुश रहने का दिखावा कर ले लेकिन सांझ के सामने उसका दिखावा काम नहीं करता था। सांझ उसे देखते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो, मैं जानती हूँ अग्नि बहुत गुस्सा करता है, जिद्दी भी बहुत है और अकड़ भी बहुत ज्यादा है उसमें, लेकिन दिल का बुरा नहीं है मेरा। अग्नि बस थोड़ा सा भटक गया है, पर तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम उसे वापस रास्ते पर ले आओगी। थोड़ा कठोर हो गया है वो, पर तुम्हारा प्यार उसे नर्म कर देगा। सांझ की बातें सुनते हुए इश्क को कुछ होने लगा था। वो अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पा रही थी, इसीलिए उसने जल्दी से सांझ के हाथों को अपने चेहरे से हटाया और बोली, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, अब मुझे चलना होगा। बोलकर वो तेज कदमों के साथ घर से बाहर चली गई। सौज उसे जाते देखती रह गई। वहीं दूसरी तरफ रेलिंग पर लगकर खड़ा अग्नि सांझ और इश्क की बातें ही सुन रहा था। वो रेलिंग पर अपना हाथ कसते हुए बोला, अब मेरे बारे में बात करना भी तुम्हें पसंद नहीं है क्या? एंग्री बर्ड पर जो लोग मुझसे दूर भागते हैं उनके करीब रहना मुझे बहुत पसंद है। बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे। वो रूम के अंदर आया और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। कुछ देर बाद सूर्या अपनी गाड़ी में था और सूर्या अपने फोन पर कुछ देख रहा था। तभी उसके पास उसके पर्सनल असिस्टेंट का कॉल आया। असिस्टेंट ने सामने से कुछ कहा जिसे सुनकर सूर्या के चेहरे पर हैरानी भरे एक्सप्रेशन थे। वो अपने असिस्टेंट से फोन पर बोला, पर डॉक्टर वर्मा मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? सामने से असिस्टेंट ने कुछ कहा तो सूर्या थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, जल्दी से मीटिंग फिक्स करो। बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और धीरे से बदबदाते हुए बोला, इश्क के बारे में क्या बात हो सकती है? जब 115 इश्क और सूर्या सिटी हॉस्पिटल। सूर्या डॉक्टर के केबिन में बैठा था और उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। अभी अभी डॉक्टर ने उससे जो कुछ भी कहा था वो सुनकर सूर्या एकदम सुन्न रह चुका था। उसका दिल जैसे एक पल के लिए अपनी धड़कन भूल गया हो। उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। सूर्या ने डॉक्टर से पूछा, इश्क को कुछ भी नहीं होना चाहिए, आप जल्द से जल्द इश्क का ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, जितना पैसा लगे लगाए, बाहर से डॉक्टर बुलवाए, दवाई जो चीज चाहिए मुझसे कहिए, लेकिन इश्क को कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बोलते हुए उसकी सांस गहरी हो चुकी थी, जैसे उसकी सांसें उखड़ रही हो। सूर्या की बात सुनते हुए डॉक्टर के चेहरे पर निराशाजनक एक्सप्रेशन थे। उन्होंने अपने हाथ टेबल पर रखे हुए थे और अपनी उंगलियों को आपस में उलझाया हुआ था। वो सूर्या की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर राठौर, मैं इश्क का ट्रीटमेंट तब शुरू करूंगा ना जब वो अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहेगी। सूर्या को एक और झटका लगा। वो हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ बोला, क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर? प्रश्नवाचक चिन्ह। डॉक्टर ने एक फाइल सूर्या के सामने की और सूर्या को वो फाइल चेक करने के लिए कहा। उस फाइल पर इश्क की मेडिकल रिपोर्ट थी, साथ ही साथ कुछ और चीजें भी लिखी हुई थी। वो फाइल देखते हुए सूर्या की आंखें बड़ी हो गई। डॉक्टर सूर्या की तरफ देखते हुए बोले, इश्क ने अपना ट्रीटमेंट करवाने से मना कर दिया है और अब उसके पास ज्यादा वक्त भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना या शायद उससे भी कम। 1 महीने की बात सुनकर सूर्या ने अपने माथे पर अपना हाथ एक रख लिया। अब उसे समझ आया कि क्यों इश्क ने अग्नि से 1 महीने का वक्त मांगा। उसकी आंखें लाल होती जा रही थी, लेकिन एक गहरी सांस लेकर उसने खुद को संभाला। उसने फाइल को बंद किया और बोला, ऐसा नहीं हो सकता।
आप ट्रीटमेंट की तैयारी शुरू कीजिए। इश्क को कुछ भी नहीं होना चाहिए डॉक्टर, अगर उसे कुछ हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। डॉक्टर ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोला, सॉरी मिस्टर राठौर, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता जब तक खुद इश्क अपने ट्रीटमेंट के लिए नहीं मानती। हम जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें उनकी लाइफ जाने के चांसेस हैं। हमें उनकी और उनकी फैमिली की परमिशन चाहिए। सूर्या अपनी जगह से उठा और बोला, इश्क अपना ट्रीटमेंट करवाएगी, मैं खुद उसे आपके पास लेकर आऊंगा और तब उसके ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। बोलते हुए सूर्या की आवाज़ सर्द भी थी और हल्का हल्का कहाँ पर भी रही थी। वो तुरंत डॉक्टर के केबिन से बाहर निकला। वहीं दूसरी तरफ राठौर इंडस्ट्रीज इश्क अपने केबिन में कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन तकरीबन आधे घंटे से वो चीज़ लगातार ढूंढते रहने के बाद भी उसे वो चीज़ नहीं मिल रही थी। वो एक फाइल थी जो आज की एक बिजनेस मीटिंग में बहुत जरूरी थी, लेकिन वो फाइल कहीं भी नहीं मिल रही थी। उसने अपना पूरा केबिन छान लिया था, इसी वजह से उसका सिर दर्द होने लगा था। आखिर में वो अपनी चेयर पर बैठी और अपने सिर पर अपने दोनों हाथ रख लिए। तभी केबिन का दरवाजा खुला, जो कि उसे आवाज से पता चला। उसने नजरें उठाकर सामने की तरफ देखा तो उसे सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। उसे पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था कि केबिन के दरवाजे पर कौन है। उसे इस तरह से देखकर सूर्या एक पल के लिए उसे देखता ही रह गया। इश्क को देखते हुए ही उसकी तकलीफ का अंदाजा सूर्या को हो रहा था। इश्क ने अपना सर झटकाया और अपनी आंखें बंद की। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली तो सूर्या बिल्कुल उसके पास खड़ा था। इश्क अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठा उसे ही देख रही थी। सूर्या उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ, सर दर्द हो रहा है क्या? इश्क धीमे से बोली, सर आप यहाँ? सूर्या एक बार फिर से बोला, हम यहाँ, क्या हुआ, कुछ ज्यादा ही सिर दर्द हो रहा है क्या? इश्क ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं वो बस थोड़ा सा। बोलते हुए उसे हिचकिचाहट सी हो रही थी। सूर्या को अपने इतना पास देखकर उसे थोड़ा अजीब लग रहा था और सूर्या का चेहरा जिस तरह से एक्सप्रेशन लेस था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हो चुकी थी। सूर्या उसे देखते हुए बोला, तो इस सर दर्द का इलाज क्या है? इश्क हल्का सा मुस्कुराए और बोली, मैं दवाई ले लूंगी सर, अभी कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। सूर्या का चेहरा हल्का हल्का कांपने लगा। उसने इश्क के सिर के ऊपर अपना हाथ रखा और बोला, ये सिर दर्द यूं ही नहीं जाएगा, एसएचक्यू ये तुम भी जानती हो, इसका इलाज करवाना जरूरी है, जो तुम नहीं करवा रही। एसएचक्यू के हाथ पैर कांपने लगे थे। वो हड़बड़ाते हुए बोली, ऐसा कुछ सीरियस नहीं है, सच में ब्रेन क्लॉट सेरी ऊज नहीं, वो भी आखिरी स्टेज। जो तुम्हारी लाइफ थ्रेट है उसे तुम बिल्कुल नॉर्मल कह रहे हो। तुम जानती हो ना तुम किस कंडीशन में हो, तुम फिर भी इतनी केयरलेस हो रही हो। क्यों एलएसएचक्यू? इश्क सूर्या की बात सुन रही थी, लेकिन न कुछ रिएक्ट कर पा रही थी और ना ही कुछ बोल पा रही थी। वो धड़ाम से अपनी चेयर पर बैठी तो सूर्या उसे देखते हुए बोला, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ हॉस्पिटल चल रही हो और अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा रही हो, और मैं तुम्हें मुंह से ना इनकार सुनना चाहता हूँ और ना सुनूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। बोलते हुए सूर्या ने उसका हाथ अपने आप ही अपने हाथ में ले लिया। इश्क ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचा और बोली, नहीं सर, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, मुझे ऐसा अभी। वो बोल ही रही थी कि सूर्या ने अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। इश्क की आंखें एक बार फिर से पत्थर हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सूर्या उसे देखते हुए बोला, अभी भी तुम मुझसे यही कहोगी कि ये सब झूठ है? तुम क्यों अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहती? तुम जानती हो ना कि अगर तुमने अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो क्या होगा? इश्क हल्का सा हंसी। उसके होठों पर हंसी देखकर सूर्या एकदम हैरान रह गया। इश्क मायूसी से बोली, मैं ट्रीटमेंट करवाकर क्या करूंगी सर? अगर किसी को बीमारी होती है तो उस बीमारी का इलाज इसलिए करवाया जाता है ताकि वो इंसान जिंदा रह सके, क्योंकि वो इंसान जीना चाहता है, लेकिन मैं जीना ही नहीं चाहती, तो मैं किस लिए ट्रीटमेंट करवाऊं? सूर्या उसकी बात सुनकर उसे देखता ही रह गया। अब वो गुस्से से बोला, चुप, एक लफ्ज और नहीं कहोगी? तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता और ना ही मैं तुम्हें कुछ होने दे सकता हूँ। सूर्या की आखिरी बात सुनकर इश्क के आंसू एक बार फिर से बह गए।
वो बड़ी ही मासूमियत से बोली, मेरी तकलीफ से अगर किसी को तकलीफ होती तो शायद ये नौबत ही नहीं आती सर, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। अब मैंने जीने की ख्वाहिश और किसी और से उम्मीद दोनों ही छोड़ दी है। मैं मानती हूँ मन आपके आश्रम की सदस्य हूँ और आपके ऑफिस की एम्प्लॉय, तो आप मेरे लिए फिक्रमंद है, लेकिन प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। सूर्या उसे देखते हुए बोला, तुम मेरी बेटी हो इश्क, मैंने कहा था तुमसे कि अन्नी और तुम में मेरे लिए कोई फर्क नहीं, और तुम जानती हो अगर अन्नी को पता लगेगा कि तुम इस हालत में हो तो उस पर क्या असर होगा, उसे कितनी तकलीफ पहुंचेगी। वो प्यार करता है तुमसे और तुम खुद को उससे ही डर कर रही हो। उसकी बात सुनकर इश्क एक बार फिर से हंसी और बोली, आप किसे झूठ बोल रहे हैं सर? क्या आपको सच में लगता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं? मुझे भी यही गलतफहमी है। बड़ी खूबसूरत है ये गलतफहमी, लेकिन है तो गलतफहमी ना। हो सकता है वो मुझसे प्यार करते हैं लेकिन मेरे साथ जीना नहीं चाहते, मुझे छोड़ देना चाहते हैं, मुझसे डिवोर्स मांग रहे हैं, तो मैं कैसे मानूं कि वो मुझसे प्यार करते हैं? उन्हें इस रिश्ते से आज़ादी चाहिए, तो मुझे तो उनकी ख्वाहिश का ध्यान रखना है ना। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मन उन्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अब मैं सिर्फ उन्हें छोड़कर जाऊंगा, इस दुनिया को छोड़कर क्या ही फर्क पड़ता है? सूर्या ऊंची आवाज में बोला, फर्क पड़ता है इश्क, बहुत फर्क पड़ता है। वो जी नहीं पाएगा तुम्हारे बिना। तुम्हें गलतफहमी नहीं, वो सच में तुमसे प्यार करता है, मैंने उसकी आंखों में देखा है। इश्क हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, उनकी आंखों में तो अपने लिए नफरत भी बहुत देखी है मैंने। उनकी आंखों और उनके होंठों पर कभी भी एक जैसी बात नहीं होती। उन्हें लगता है कि मैं उनकी कमजोरी बन जाऊंगी, अगर उनके साथ रहूंगी तो उनको कमजोर कर दूंगी, लेकिन वो ये नहीं समझते कि प्यार कभी भी कमजोरी नहीं होता। अगर हम किसी से प्यार करने के बाद भी उस प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो वो प्यार प्यार नहीं होता। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मैं भी उन्हें जबरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकती, और उनके बिना जीना तो मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए जो होने जा रहा है प्लीज उसे होने दीजिए। उद्धरण सूर्या एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है, मेरी बात नहीं मान रही हो ना तुम, तो अब तुम्हें अनी ही समझाएगा, देखता हूं तुम उसकी बात को कैसे नहीं मानती। बोलकर वो वहां से जाने लगा। इश्क तुरंत उसके सामने आए और जल्दी से उसका हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख लिया। सूर्या ने अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, लेकिन इश्क रोते हुए बोली, आपको मेरी कसम पापा, अगर आपने उन्हें कुछ बताया तो। उसके मुंह से अपने लिए पापा सुनकर सूर्या जैसे एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया हो। इश्क फिर से रोते हुए ही बोली, आपने मुझसे कहा था ना कि मैं आपकी बेटी हूं, मैं आपको पापा कहूँ, तो आज मैंने आपको पापा कहा है, और आज पहली बार आपकी बेटी आपसे कुछ मांग रही है। आप चाहते हैं ना कि मैं जिंदगी भर खुश रहूं, तो बस समझ लीजिए कि 1 ही महीने की जिंदगी है मेरे पास, और बस 1 महीना मुझे खुश रहने दीजिए। बस 1 महीना इस गलतफहमी में रहने दीजिए कि हाँ मिस्टर फायर मुझसे प्यार करते हैं, मैं नहीं जीना चाहती, और प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए। सूर्या उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हें खुद के साथ ये नाइंसाफी नहीं करने दे सकता। इश्क ये गलत है तुम्हारे साथ भी और अग्नि के साथ भी। इश्क भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अगर आपने मिस्टर फायर से कुछ कहा तो मैं ये 1 महीना भी खुद से छीन लूंगी पापा। अब आप खुद देखिए कि आपको मुझे 1 महीना भी देना है या मुझसे ये 1 महीना भी छीन लेना है। आखिरी बार कह रही हूँ आपसे, आपको कसम है मेरी, अगर आप मिस्टर फायर को कुछ भी कहे तो। सूर्या जैसे पत्थर की तरह अपनी जगह पर जम गया हो। वो इस वक्त खुद को इतना ज्यादा हेल्पलेस फील रहा था जितना ज्यादा उसने कभी अपनी पूरी जिंदगी में ना किया हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे न सिर्फ इश्क बल्कि इश्क और अग्नि दोनों की ही जिंदगी उसके हाथों से निकल रही हो, और वो कुछ नहीं कर पा रहा। इश्क रोते हुए बोली, मेरी इस बात को मेरी आखिरी ख्वाहिश मानकर ही पूरी कर दीजिए। बोलते हुए उसकी वो मासूम सी आवाज कांप रही थी। सूर्या के हाथ की मुठ्ठियां कस गई। उसने इश्क के सर से अपना हाथ हटाया और तेज कदमों के साथ वहां से चला गया। इश्क उसके जाने के बाद घुटनों के बल नीचे जमीन पर बैठ गई और उसके आंसू उसके गालों को भिगोने लगे। इश्क रोते हुए बोली, जिंदगी का भरोसा तो वैसे भी नहीं होता ना, और ऐसी जिंदगी का करूंगी ही क्या जिसमें आप ना हो। अगर मैं आपके साथ रही तो आपको लगता है कि आप कमजोर पड़ जाएंगे, और अगर मैं आपके साथ ना रही तो मैं खत्म ही हो जाऊंगी। इससे अच्छा है कि मैं आपकी
ख्वाहिश पूरी कर दम, आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊं, इतना दूर कि आप चाहे भी तो मैं आपके पास वापस न सकूं। बहुत तड़पा रहे हैं ना आप मुझे, तो थोड़ा आप भी तड़पिएगा। इस इश्क को इतना तो गुरूर है अपने इश्क पर कि कभी ना कभी तो आप याद करेंगे मुझे। आप नहीं थे मेरी जिंदगी में तो जिंदगी थी, आप जिंदगी में जिंदगी बनकर आए और जिंदगी ही खत्म हो गई। जैसे ही सूर्या की गाड़ी राठौर इंडस्ट्रीज से बाहर निकली, अग्नि की गाड़ी राठौर इंडस्ट्रीज की पार्किंग एरिया में आकर पार्क हुई और अन्नी गाड़ी से बाहर निकला। लिफ्ट से होता हुआ वो अपने केबिन में आया और आते ही उसने सबसे पहले इश्क को बुलाने के लिए बेल बजाई। इश्क अभी भी अपने घुटनों के बल बैठी रो रही थी। उसे बेल की आवाज सुनकर वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और अपने आंसू साफ करने लगी। उसका सर एक बार फिर से जोरों से दर्द होने लगा था, लेकिन वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसने एक गिलास पानी का पिया और गहरी लंबी सांस ली। तभी बेल एक बार और बजी। वो जल्दी से अपने केबिन से बाहर निकल कर अग्नि के केबिन में आई। दरवाजे पर आकर उसने दरवाजा नॉक किया और अंदर आए। अग्नि उसे देखते हुए बोला, मुझे लगता है तुम किसी और के ख्यालों में इतना खो जाती हो कि तुम्हें और कुछ याद ही नहीं रहता। लेकिन एंग्री बर्ड, ये ऑफिस है तुम्हारी ख्वाबों की दुनिया नहीं। इश्क अपना चेहरा झुकाए हुए बोली, सॉरी सर। अग्नि एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, अगर तुम्हें किसी और के ख्यालों से फुर्सत मिल गई हो तो थोड़ा सा ऑफिस का काम हो जाए। इश्क ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप वहां खड़ी रही। अम्नी उसे देखते हुए बोला, अरोराज के साथ हमारी जो डील होने वाली है, मुझे उसकी फाइल लाकर दो। इश्क के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी, क्योंकि ये वही फाइल थी जो न जाने कब से इश्क ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वो फाइल मिल नहीं रही थी। इश्क खुद उसे फाइल को कहीं पर रखकर भूल चुकी थी और अब उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने वो फाइल कहाँ रखी है, लेकिन फिर भी वो अपना चेहरा झुकाए ही बोली, ओके सर, बोलकर वो वहां से जाने लगी। अग्नि उसे देखते हुए बोला, फाइल लेकर तुरंत से मेरे केबिन में आना, कहीं वापस से किसी के ख्यालों में मत खो जाना। अग्नि की बात सुनकर एक पल के लिए इश्क के कदम रुक, लेकिन फिर वो चुपचाप केबिन से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद अग्नि ने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और पारस को कॉल किया। जैसे ही पारस ने कॉल रिसीव किया, अन्नी बोला, मुझे इश्क के बारे में एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे ही अग्नि ने कहा, पारस को लगा शायद वो उससे इश्क के बारे में वो पूछना चाहता है जो वो न जाने कब से अग्नि को बताना चाहता है। लेकिन अग्नि सुनने को ही तैयार नहीं था। वो कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही अग्नि बोला, मुझे जानना है कि इश्क की लाइफ में मुझसे पहले कौन था, कोई लड़का, कोई ऐसा जिससे इश्क रिलेशन में हो, या फिर बोलते बोलते हो चुप हो गया था। ना जाने क्यों उससे ये बात बोली भी नहीं जा रही थी। वही पारस सामने से चुप हो गया। अन्नी की बात वो समझ चुका था, लेकिन उसने फिर से हिम्मत की और बोला, बस वो सब तो मैं पता कर लूंगा, लेकिन एक और बात है जो शायद आपको जान लेनी चाहिए। अन्नी गुस्से से बोला, तुमसे जितना कहा है उतना कम करो। आलसी और हद से ज्यादा चापलूस नौकर भी मालिक को पसंद नहीं आते। पारस उसकी डांट सुनकर हमेशा चुप हो जाता था, लेकिन आज वो फिर भी बोला, प्लीज सर, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अग्नि गुस्से से बोला, मेरे सामने उतना ही मुंह खोलना जितना मैं सुनना चाहता। हम ज्यादा मुंह खुला तो मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जल्द से जल्द मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो दो, बोलकर अग्नि ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो गुस्से से बोला, अब मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना, सिर्फ इतना जानना है कि वो कौन है जो मुझसे भी ज्यादा खास है तुम्हारे लिए। तभी तो उसका नाम तुम बेहोशी में भी ले रही थी और मेरा जिक्र तुम्हें होश में भी नहीं करना। अभी तक इश्क वापस नहीं आई थी। वो अपनी जगह से उठा और केबिन से बाहर निकलकर डश्क के केबिन की तरफ आया। डश्क अपने केबिन के अंदर ड्रॉर में वो फाइल ढूंढने की कोशिश कर रही थी। वो खुद पर झल्लाते हुए बोली, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, मैंने वो फाइल कहाँ रखी है। तभी पीछे से आवाज आई, तुम याद आएगी भी कैसे, एंग्री बर्ड, क्योंकि कोई और जो है जो सारा दिन तुम्हारे दिल और दिमाग पर कंट्रोल करे रखता है, तो काम की बातें तुम्हें कैसे ही याद रहेगी। अग्नि की बात सुनकर इश्क अपनी जगह से उठी और सीधी खड़ी हो गई। अग्नि उसके पास आया और बोला, राठौर इंडस्ट्रीज तुम्हारे ख्वाब की तरह नहीं है जहां पर कोई भी मुंह उठाकर चला आए। यहाँ पर वो लोग काम करते हैं जो अपना काम सही से करना जानते हैं। अगर तुमसे कुछ नहीं होता तो दफा हो
जाओ यहाँ से, तुम्हारे जाने से इंस कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़गा। इश्क खुद को नॉर्मल रखते हुए बोली, सॉरी सर, लेकिन वो फाइल मिल नहीं रही, मैं दोबारा से वो फाइल बना देती हूँ, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। अग्नि व्यंग से बोला, तुम्हारे पास कहाँ टाइम होगा एंग्री बर्ड, तुम तो किसी और ही चीज में बिजी हो आजकल। इश्क उसे देखते हुए बोली, 1 घंटे में आपको वो फाइल मिल जाएगी सर, आप अपने केबिन में जा सकते हैं। केबिन में जाने की बात सुनकर अग्नि का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। इश्क वहां से जाने लगी, लेकिन अग्नि ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और उसकी कलाई को मरोड़कर उसकी पीठ से लगाते हुए बोला, तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली कि मुझे कब कहाँ जाना चाहिए? तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? इश्क उसका गुस्सा देखकर हैरान थी। उसका चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ उठा हुआ था। वो अग्नि को ही देख रही थी। अन्नी उसके चेहरे पर झुका और बोला, अपनी औकात मत भूलो। एंग्री बर्ड, माना बहुत कुछ हुआ है हमारे बीच, लेकिन ये मत भूलना कि तुम हो कौन। अग्नि सिंह राठौर पर कोई हुकूमत नहीं चला सकता, और तुम तो चीज ही क्या हो। बोलते हुए अग्नि ने उसकी कलाई को एक झटके से छोड़ दिया। इश्क ने अपनी कलाई की तरफ देखा, जहां पर अग्नि की लाल उंगली